बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब शेख अली असलम साहब। शेख अली असलम साहब का शुमार पाकिस्तान के मरूफ बिजनेसमैनों में होता है। अभी जो हालिया फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप बिजनेसमैन पैनल की तरफ से सदारती उम्मीदवार थे और पूरे पाकिस्तान से आपको वोट मिले। बाज़ सियासी बिहार पे आपकी कामयाबी तो ना हो सकी, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस जो कम्युनिटी है उसके हवाले से आपकी बड़ी खिदमात हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपने बड़ा काम किया है। आपके वालिद शेख असलम साहब का शुमार भी बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनमें होता है। आप गुजरांवाला चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इसके अलावा फेडरेशन चैम्बर के प्लेटफार्म पे भी काफ़ी अरसा से आप मुतहर्रिक हैं। आइए आपसे गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू। ये बताइए कि फेडरेशन चैम्बर के प्लेटफार्म से आपने अभी हालिया सदारती इलेक्शन लड़ा है, किस हद तक समझते हैं कि ये जो अदारा है ये बिजनेस के हवाले से जो बिजनेसमैन हैं उनकी नुमाइंदगी करता है और किस हद तक इसकी अफादियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जहाँ तक FPCCI का ताल्लुक है तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की कह लें बिज़नेस कम्युनिटी की सबसे सुप्रीम बॉडी है। इसमें जो भी एसोसिएशंस हैं और जितने भी चैम्बर्स हैं पूरे मुल्क के, वुमेन चैम्बर्स हैं, स्मॉल चैम्बर्स हैं, वो तकरीबन सारे जो 200-250 के करीब है वो सब इसके मेंबर हैं। तो और हर एक जो चैम्बर है या एसोसिएशन है तो वहाँ से एक एग्जेक्टिव मेंबर और एक जनरल बॉडी मेंबर जाता है। तो वो पूरे मुल्क की तमाम बिजनेस कम्युनिटी की मुख्तलिफ सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन का एक वाहिद ज़रिया जो वो फेडरेशन है। तो फेडरेशन काफ़ी हद तक जो है वो लोगों की आवाज़ को फिर एक इस्लामाबाद में या कह लें गवर्नमेंट तक पहुँचाता है और एक मौसर फोरम है अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं ये क्या समझते हैं, ये गैर जानबदाराना हुए हैं या इसमें कुछ सियासी असर और शौक़ भी इस्तेमाल हुआ है जिसके बिहाफ से आपकी कामयाबी इस दफ़ा नहीं हो सकी? टू बी ऑनेस्ट विद मुहर्रकात तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने जो ही ये इलेक्शन ख़त्म हुआ सबसे पहले ग्रेसफुली इसको कोशिश की और एक्सेप्ट किया। एक मैसेज भी पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को आया कि ऑल दो मुझे उस इलेक्शन प्रोसेस पे या जो भी उसमें रिजर्वेशन ज़रूर थी, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ और जहाँ पे मेरे ग्रुप की ज़रूरत होगी हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो इस वक्त रूलिंग ग्रुप है उनके साथ मिलकर भी काम करने को तैयार होंगे, क्योंकि एक प्रोसेस ख़त्म हो गया है। लोगों ने बड़ी पज़ीराई दी, लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे वोट दिए, मोहब्बत दी। पाकिस्तान के सारे शहरों में विज़िट हुआ, उन लोगों के मसाइल सुने तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी मिली। तो अब इसको आगे लेके चलना चाहिए रादर देन इसमें से चीज़ें निकालें। ऑब्वियसली मेरी रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे ग्रुप ने और मैंने पर्सनली तौर पे जो प्रेसिडेंट साहब थे उनको मैसेज भी किया और बल्कि सारे जो वोटर्स थे उनको मैसेज किया कि एक गुजर गया है वक्त, अब जहाँ पे मेरे ग्रुप की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो हम मिलकर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। अली साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह यंग हैं और इस एज में आपको जब फेडरेशन चैम्बर की तरफ से के इलेक्शन में बिजनेसमैन पैनल ने सदारती उम्मीदवार नामजद किया तो कैसा लगा आपको? मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात थी, ख़ास करके मैं गुजरांवाला से भी बिलोंग करता था और इस्लामाबाद में की तरफ से मुझे सीट मिली थी। तो मैंने वो ऑलमोस्ट गुजरांवाला में भी किसी को ये टिकट भी कह लें कि 37-38 साल बाद मिली थी। इसके पीछे अगर देखें तो ऑनेस्टली वालिद साहब जो मेरे हैं उनकी एक बड़ी लॉन्ग लेगेसी थी फेडरेशन के साथ, कोई 30-40 साल का उनका एक्सपीरियंस भी था और करते भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं खुद जी 2008 में पंजाब की एडिशनल सीट से इलेक्शन जीत के उस वक्त एग्जेक्टिव मेंबर बना था और 2014 में मैं वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद ऑफिस का इंचार्ज था और मैंने तकरीबन 1 साल जो है वो फेडरेशन को सर्व पहले भी किया हुआ था 2014 में। आप पाकिस्तान के पहले बिजनेस सेंटर के
सरबराह रहे हैं जो गुजरांवाला में बना था, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस उस टाइम पे जी एक इनिशिएटिव कोशिश की थी लेने की, चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हमने मिलके काम किया था, तो वहाँ पे एक अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और पहला जो बिज़नेस सेंटर था वो समीडा का भी पहला प्रोजेक्ट था, तो वो गुजरांवाला में जो है वो उसको अप्रूवल मिली और फिर हमने मेहनत करके तो उसको एक आपके सामने आज तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा अरसा गुजरा, मुझे छोड़े हुए भी 8-10 साल हो गए, तो वो एक प्लेटफॉर्म हमने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, मकसद सिर्फ यही था कि गुजरांवाला में क्योंकि कोई बिल्कुल कोई छोटा बड़ा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे जो SME इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके, और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम बाहर से लोगों को, इवन लोकली भी लोगों को बुला के तो अंडर वन रूफ हम मुख्तलिफ जो हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं उनको लोगों को प्रमोट कर सकें या उनको दिखा सकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया और हमने विद इन कम्प्लीटेड टाइम के अंदर अंदर इसको उस वक्त किया, और आपको शायद याद भी होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन भी की। अली साहब ये बताइए कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल के दौरान बिजनेस इंडस्ट्री काफ़ी सारे मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा हुआ है, यूटिलिटी जो बिल्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, तो इस तमाम सूरत हाल की वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में जी देखें, पाकिस्तान देखें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी 4 मौसम हैं, पाकिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीन है, हमारे पास बहुत से असासे हैं, मिनरल्स के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो उन्होंने हमें डिस्ट्रॉय किया है। हम कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं लेके आ सके। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जो है वो पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। मैंने लास्ट टाइम भी फेडरेशन के जो भी प्रेसिडेंट साहब उनके मिल के हमने कोशिश की, मुख्तलिफ पार्टीज़ को इन्वाइट किया और हमने यही कहा कि किसी तरीके से चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है ना वो हो जाए। 2014 में भी जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तब भी सारी पार्टीज़ के साथ हमने बात की और उनको समझाने की कोशिश भी की कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, माशियत पे पॉलिटिक्स ना करें, और 10 साल का एक जो मुश्तरका है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ के एक आप चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन कर लें ताकि हमें डायरेक्शन पता हो कि हमने आगे 10 साल तक अपनी माशियत को कहाँ लेके जाना है। आप एक्सपोर्ट्स का देख लें, अप्रॉक्सीमेटली वही $30 बिलियन के करीब पिछले कितने सालों से 25-30 बिलियन डॉलर से उधर ही स्टेगनेंट है, कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। कुछ 1-2 सेक्टर में हौसला अफजा है जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, टेक्सटाइल की भी कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हमने वो जिस तरीके से हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं हम उनके करीब भी नहीं जा सके। आप देखें एक ज़माने में हम बांग्लादेश को कपास एक्सपोर्ट करते थे और वो हमारी कपास से मिलकर वो मेडअप में करते। अब मेरा ख्याल है, मैं ज़्यादा एग्जैक्टली इतना मुझे याद, लेकिन 56-57 बिलियन डॉलर की तो उनकी सालाना मेडअप्स की एक्सपोर्ट है। तो उसमें बहुत से मौक़ात हैं। इसकी खाली ये वजह नहीं है कि आपकी मिसमैनेजमेंट। उसके बाद आप देखें कि आप खत्ते के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो खत्ते के अंदर हमारा जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो सबसे ज़्यादा है, 22% के करीब है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी में वही रहा। आप बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं, इवन श्रीलंका जो कि इतना बड़ा क्राइसिस से गुजरा है वो भी सिंगल डिजिट में, इंडिया सिंगल डिजिट में है, बांग्लादेश सिंगल डिजिट में। आप उनकी एनर्जी कॉस्ट और हमारी एनर्जी कॉस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम मेरे ख्याल 60-70 के करीब शायद पहुंच गए हैं, वहाँ पे 15-20 रुपये कह लें, 25 रुपये मैक्सिमम कह लें, वो उसी के करीब बांग्लादेश में भी है। गैस की उनकी कीमतें भी हैं। तो जब आप इन चीज़ों को हमारे एक्सपोर्टर किस तरह मीटअप करेंगे या लोकल इंडस्ट्री किस तरह मीटअप करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर इंडस्ट्री शटडाउन की तरफ जाती है और फिर बेरोज़गारी भी ऑब्वियसली बढ़ती है। और हमने कोई नए मौके भी उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली क्रिएट नहीं कर सके कि जो हम लोगों को मतलब रागिब कर सके कि ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस मुल्क के अंदर आ सके। जो फेडरेशन चैम्बर का प्लेटफॉर्म है उसके तहत हुकूमत को जो तजावीज़ हैं इस हवाले से, जो कारोबारी हजरात के मसाइल हैं वो दी जाती है, तो क्या हुकूमत उसे सुनती नहीं है या क्या वजूहत होती है? एक्चुअली जहाँ तक बजट प्रपोजल्स वगैरह का ताल्लुक है तो फेडरेशन तमाम एसोसिएशन से, चैम्बर से लेके आगे करती है और काफ़ी हद तक बजट प्रपोजल वगैरह भी मतलब उनके काफ़ी मुस्बत नताइज निकलते हैं। कुछ चीज़ें शामिल कर लेते हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन बाद में उसकी जो है वो एनॉमलीज़ में वो भी सॉल्व हो जाती हैं। असल चीज़ ये है कि जी गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब जो हमारा ग्रुप था पिछले 4-5 साल था इक़्तिदार में, तो उस वक्त भी हमने यही कोशिश की थी, जैसे मैंने पहले आपको कहा चार्टर ऑफ इकॉनमी की, हमने एक R&D सेंटर जो है वो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट से उन्होंने फेडरेशन में एक बहुत अच्छा मजबूत R&D सेंटर बनाया
यूनुस डागा साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हैं उनको उसका वो चेयरमैन बनाया। उसमें बड़ी अच्छी हमने पॉलिसीज़ दी। इवन जो लास्ट 2 FTA थे वो भी FTA गवर्नमेंट ने फेडरेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट पे दिए, बल्कि उसकी पेमेंट भी की, और उन्हीं FTA की बेसिस पे गवर्नमेंट ने आगे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ निगोशिएट भी किया। तो वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है वो फेडरेशन की तरफ से भी उनका होता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि अपने मुल्क को जब तक आप ख़ुद ठीक नहीं करेंगे, तब आप देखें कि इस वक्त हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन का बड़ा शोर है आजकल कि जी प्राइवेटाइजेशन, और बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मतलब PIA है 700 and something बिलियन का लॉस अब तक उधर हो चुका है। हर साल मेरे ख्याल 120-130 बिलियन का सब्सिडीज़ और जो बैंक गारंटीज़ हैं उनके अलावा लॉस सालाना होता है। स्टील मिल आपका 200-300 अरब का लॉस ले चुकी है। इसी तरह जो दूसरे इदारे हैं वो सारी कौम मानती है कि जी मतलब ये एक पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। अभी रिसेंटली 71 जो लिस्ट प्राइवेटाइजेशन के लिए जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भेजी थी कि जी आप इनको प्राइवेटाइज करें, हमारी सीरियसनेस का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उसमें से सिर्फ इन्होंने 21 जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन ने वो अप्रूव किए हैं और 1 से 2 जो हैं वो और ऐड किए हैं। तो जब हमारी सीरियसनेस यहाँ तक होगी, मतलब हम पाकिस्तान टूरिज़म एंड डेवलपमेंट को समझें कि ये जी हमारी कौमी असासा है कि शायद इसके बगैर जो है हमारा मुल्क नहीं चल सकता, ये कोई बड़ा मतलब उसमें कोई है, तो फिर आप जब उन चीज़ों से जान नहीं छुड़ाएंगे तो आप किस तरह करेंगे। इस साल आपका जो बजट खसारा है, आपके हुकूमती अखराजात जो हैं वो तकरीबन कह लें 38% पिछले साल से बढ़े हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 40% कुछ बढ़े हैं। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आप 53% एक्स्ट्रा मतलब इस साल पिछले साल से ज़्यादा जो आपको देना पड़ रहा है। तो इन हालात में आप मुझे ख़ुद बताएं कि मतलब वो किस तरीके से जो है वो कोई प्रपोजल दें भी या ना दें, जब तक गवर्नमेंट की विल नहीं होगी, और वो विल हमेशा से आपको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे हिसाब से तो अभी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी को साथ बैठ जाना चाहिए और एक चार्ट ऑफ इकॉनमी कर लेना चाहिए। हुकूमती सेल टैक्स और दूसरे जो टैक्सेस हैं वो किस हद तक होने चाहिए जिससे इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो सके? क्या सलूशन है आपकी नज़र में? देखिए जी, सबसे पहले तो एक चीज़ तो जो मेरा बिलीव है वो मतलब हम लोगों को टैक्स तो देना पड़ेगा ना जी। अब बात यह है कि जो पिछले कई सालों से लोग इसी टैक्स नेट के अंदर हैं, जब नए लोग आप टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं करते तो फिर वही लोग पिसते हैं, बार बार उन्हीं पे ही बोझ आता है। तो हमें जो है वो अपनी टैक्स बेस को तो ब्रॉडन करना पड़ेगा, और लोगों को जो है जब उनको हम ब्रॉडन करेंगे और रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको फिर आप कुछ जो है वो 16 दे दें। खासतौर पर अगर सेल टैक्स जो है आप 17% प्लस 1% उसका है, तो वो ऑब्वियसली उसको चाहिए, इनको ये है कि रादर देन इतने हाई रेट्स करके और वो कलेक्शन भी उस तरीके से ना हो, तो वो अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो मेरे ख्याल में एक रिलीफ भी मिलेगा, एक जो है वो लोगों को मतलब एक कंफर्टेबल लेवल भी मिलेगा, और जो है वो बिज़नेस ग्रो का जो मौके भी मिलेंगे। लेकिन इसके लिए दोनों साइड से ज़रूरी है कि जो टैक्स नेट के अंदर लोग नहीं हैं उनको टैक्स नेट के अंदर शामिल किया जाए। ख़ास तौर पे आप देखें 75 सालों में हम एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा सके, तो एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसकी भी अशद ज़रूरत है। जो लोग इनकम बेस्ड जो कमाते हैं उनको टैक्स बेस्ड होना चाहिए, रादर दैन कि वो सारा का सारा जो बोझ है वो एक मिडिल क्लास गरीब आदमी को बिजली की सूरत में, जैसे आपने कहा यूटिलिटी की सूरत में उन पे जाए। तो इससे बेहतर ये है कि ये मतलब तमाम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको जो मतलब जो टैक्सेबल इनकम में आते हैं उनको टैक्स देना चाहिए। अभी चंद दिन पहले एक खबर चल रही थी कि जो तकरीबन को 5 लाख अफराद ऐसे हैं जो अच्छे खाते पीते हैं, जिनके नाम पे गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनकी सिम्स ब्लॉक करने के हवाले से एक बात चल रही थी। तो कल जो मोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने इसके ऊपर इतराज़ किया है और कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हम ये ब्लॉक नहीं होने देंगे। तो इस तरह के इक़दाम से क्या असरात जाते हैं आम सतह पे? एक्चुअली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, PTA ने भी उसकी जो है वो मुखालफत की है। एक्चुअली जब तक कौमें तभी बनती हैं, देखें जी हर एक को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। टैक्स नेट के अंदर जो है वो लोग शामिल हों और जितना जिसका हिस्सा उसकी इनकम के हिसाब से बनता है उस हिसाब से उसको देना चाहिए। 1-1.5 साल पहले भी जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से जो ताजर हजरात हैं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लेके जाया जाए, और उन्होंने काफ़ी अच्छी सहूलतें भी दी, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो हम उसको चीज़ को आगे लेके नहीं चल सके। तो
مطلب آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک کرائسس سے نکلیں تو جو جس کا حصہ بنتا ہے اس کو دینا تو پڑے گا جی، ورنہ ادروائز تو آپ دیکھیں نا، آپ کسی ملک کا اگر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کسی ملک کی اگر کوئی انکم ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا ایف ٹی ہے، آپ کے ریمیٹنس، اور تیسرا آپ کی ایکسپورٹس ہے. اب ایکسپورٹس میں بھی ہم ایک قسم کا اسٹیگننٹ ہے، ریمیٹنس بھی جو ہے وہ ہمارے چلے مہربانی ہے جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں وہ ادھر سے محنت کر کے جو اپنا پیسہ اس ملک کے اندر بیچتے ہیں، ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بیچتے ہیں، پلس کچھ ایکسپورٹس ہو جاتی ہیں، تو اس سے ہمارا ایک نظام چلتا ہے. اب جب انٹرنلی آپ کے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہیں، جو چیزیں ہیں وہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ٹیکس چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کا اعتماد کا بھی بڑا فقدان ہوتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ٹیکس کیوں دوں کہ جب اس کو ٹیکس کو جو میرے اوپر یا دوسرے پاکستانیوں کے اوپر نہیں لگتا. تو اس لیے گورنمنٹ کی بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک بڑی ضروری ہے کہ آپ کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ بیوروکریسی کا ایکسپینڈیچر وہ تو ہر سال 30 40 50% بڑھ رہے ہوں، اور دوسری سائڈ پہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹیکس بھی دیں، تو وہ پھر جب یہ ایک امبیلنس چیز ہوتی ہے تو پھر اس میں لوگوں کا جو ہے میرا خیال میں وہ ایک اعتماد کا فقدان ہوتا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کریں اور کچھ ایسے اقدام کریں کہ لوگوں کو بھی لگے کہ ہم اگر ٹیکس دیں گے تو ہمیں یہ سہولیات ملیں گی، ہم ٹیکس دیں گے تو چلے ہمیں نہیں تو جو ہمارے متوسط طبقہ ہے یا جو غریب پاکستانی ہیں ان کو ہمارے ٹیکس کے ان کو یہ سہولتیں ملیں گی. تو اوبویسلی پھر لوگ جہاں پہ پاکستان جیسی قوم جو کہ عام چیریٹی کے کاموں میں اپنی انکم کے حساب سے میرے خیال دنیا کی چند قوموں میں سے شامل ہے کہ جو سب سے زیادہ چیریٹیز کرتے ہیں، تو ان کو ٹیکس دینے میں جو ہے وہ اتنی ہرڈل نہیں ہوگی. اصل میں میرے خیال میں جو اعتماد کا فقدان ہے کہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ ٹھیک جگہ پہ نہیں لگتا، اس وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ تھوڑا سا کانفیڈنس لیول نہیں ہے. علی صاحب، گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے. گجرانوالہ چھوٹی بڑی انڈسٹریز کا گڑھ مانا جاتا ہے. جی بالکل. بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ یہاں کی مشہور ہیں پاکستان میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو آج کل یہاں بھی وہی حالات ہیں جو پورے ملک میں ہے، جو کاسٹ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس حساب سے سیل نہیں ہے. تو گجرانوالہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے انڈسٹری کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، گجرانوالہ کو سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک فخر کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جو گجرانوالہ کی انڈسٹری ہے وہ بڑی ڈائیورسفائڈ انڈسٹری ہے. آپ فیصل آباد کی بات کریں تو وہاں پہ ٹیکسٹائل کی ہے، سیالکوٹ میں بات کریں تو 3-4 انڈسٹریز ہیں، گجرات میں بات کریں تو یہ گولڈن ٹرائنگل میں بھی ایک ایسا سٹی ہے جو کہ لیڈنگ سٹی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مختلف بہت زیادہ ڈائیورسفائڈ انڈسٹریز ہے، انجینئرنگ، ٹیکسٹائل، سرامکس اور مطلب ٹائلز، اور اس طرح کی بہت سی انڈسٹری جو ہے ایک تو مونوپلائز بھی گجرانوالہ میں ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اتنی ڈائیورسفائی انڈسٹری کئی جگہ پہ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی گجرانوالہ میرے خیال میں، اب مجھے ایگزیکٹ فگرز تو نہیں پتا، بڑی دیر ہوگی ڈیٹا دیکھے ہوئے، لیکن میرے خیال میں مور دین 21,000 یا 25,000 ایس ایم ای اور کاٹیج انڈسٹری جو ہے گجرانوالہ میں، جو کہ میرا خیال کہیں پاکستان میں اس وقت ایس ایم ای کاٹیج انڈسٹری ادھر نہیں ہے. تو ایس ایم ای اور جو میڈیم اسکیل انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی یہ جو یوٹیلٹی کاسٹ ہے یہ اگر بڑھ جائے تو ان کا تو سروائیول بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ ان کو ایکسیس ٹو فائنانس ہوتی ہے. اگر کسی بڑے جو ہے وہ کارپوریٹ مطلب ادارے کو، انڈسٹری کو اگر وہ سمجھے کو 20% 18% پہ اس وقت بھی مل رہا ہے تو ان بیچاروں کو تو وہ جا کے 23 24 25% پہ شاید مل رہا ہو، تو پھر بھی ان کے لیے ویسے بھی ان کو ایکسیس ٹو فائنانس بہت کم ہے، ان کا سہولتیں بہت کم ہیں، خود ہی آن اٹس اون انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، R&D پہ بھی اسپینڈ کرنے کا ان کے پاس اتنے وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی جس طرح کے بڑی انڈسٹریز ہیں. تو پھر ان کے لیے تو بہت زیادہ، جب تک یہ یوٹیلٹی کا کوئی سولوشن نہیں نکالیں گے، مطلب ٹھیک ہے ایگریمنٹس ہم نے کیے ہوئے ہیں جو بھی فورن کمپنیز کے ساتھ، تھرمل کمپنیز کے ساتھ، جو پاور پلانٹس کے ساتھ، لیکن جب تک اس کا کوئی سولوشن نہیں نکالیں گے آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے. ابھی تو ہم نے امپورٹس پہ کافی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، لیکن اگر فار ایگزامپل اگر امپورٹ پہ ریسٹرکشن نہ ہو تو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چائنا سے جو کبھی بھی کمپیٹ کر رہی ہے، لیکن اس کا کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہے. آپ خود ہی اندازہ لگائیں نا کہ جہاں پہ 40% یوٹیلٹی کاسٹ کم ہو اور آپ کی یوٹیلٹی کو 40-50% ایکسٹرا ہو تو آپ اس کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ پھر ٹیکنالوجی میں بھی آپ ان کے مقابلے میں کچھ پیچھے ہوں، پروڈکٹیوٹی لیول بھی آپ کا کم ہو، تو وہ ان چیزوں کے باوجود سروائیول بہت مشکل ہے. یہ بتائیے کہ گجرانوالہ میں آپ ظاہر ہے آپ کا ایک گروپ ہے چیمبر کے حوالے سے، بزنس گروپ سے آپ کا تعلق ہے. آئندہ چیمبر کا الیکشن آ رہا ہے،
کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو گروپ ہے اس دفعہ چیمبر کا الیکشن ون کرے گا؟ جہاں تک گروپ کا تعلق ہے جی، ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں رانا ناصر صاحب، مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سال جو ہے وہ گروپ، جو لاسٹ ایئر بھی اگر آپ نے الیکشنز کو فالو کیا ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کارپوریٹ میں چلیں جیسے بھی الیکشن ہوئے اس میں ایک سیٹ لی اور باقی چلیں ان کو کچھ چھوٹے مارجنز پہ انہوں نے دی، اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی ایک گروپ جو کارپوریٹ کی سیٹ ہارنے کے بعد بھی ایسوسیٹ کی ساری سیٹیں جو ہے وہ جیت گیا ہو. مطلب اگر چیمبر کا آپ دیکھیں تو ایک دن پہلے 2 دن پہلے کارپوریٹ کا الیکشن ہوا تو اس میں کافی حد تک چیزیں ہوتی ہیں کہ جی چلیں جیسے بھی وہ جیتے جی کارپوریٹ جیت گئے ہیں تو ایسوسیٹ میں بہت مشکل ہے، سیم رزلٹ آتا ہے اور وہ اس کا پڑتا بھی امپیکٹ. لیکن اس مرتبہ بڑا اچھا لوگوں نے رسپانس دیا، خاص کر کے ریٹیلرز نے اور جو چھوٹے تاجر تھے انہوں نے بڑا رسپانس دیا اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارے گروپ کا، اصل میں جب چیز ایک اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے نا جی تو obviously لوگ چینج چاہتے ہیں. جہاں تک کئی لوگوں کا جیسے آپ پہلے ڈسکشن میں کہہ رہے تھے کہ جی کس طرح مطلب کہ الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، دیکھیں سب سے پہلی بات ہے یہ ایک جمہوری پروسیس ہے. میرا آپ کا کسی کا بزنس کمیونٹی کا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کا کیا اظہار رائے ہے، ہم ایک دوسرے سے کوئی لڑ تو نہیں سکتے. ڈفرینس آف اوپینین کا یہی ہے کہ جب الیکشن ہو ایک جمہوری طور پہ ہم اپنا ووٹ جو ہے جو جس کو عوام چوز کرے، جس کو بزنس کمیونٹی چوز کرے تو وہ اس کو جو ہے وہ پذیرائی ملنی چاہیے، اور جب الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اب یہ پچھلے 2-3 ٹرم سے جو ہمارا گروپ ہے اس کو پذیرائی مل رہی ہے اور لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اب وہ کچھ چینج چاہ رہے ہیں. تو جب لوگ چینج چاہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے اگر ایک چینج لے کے آ سکتے ہیں، گوجرانوالہ چیمبر کو جو ہے وہ ایک مقام دلوا سکتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. گوجرانوالہ چیمبر کے جو ممبرز ہیں یا جو انڈسٹری وائز آپ دیکھیں 3-4 نمبر پہ چیمبر آتا ہے، لیکن ہمیں اس طریقے سے پذیرائی نہیں مل سکی، ہماری کوتاہیاں کہہ لیں دوسرے گروپ کی جس کی بھی ہم اس طریقے سے اس کو وہ پذیرائی نہیں دلوا سکے. تو لوگوں کی ایک امید ہے کہ ایک ینگسٹر گروپ ہے، وہ لوگ آئیں گے، عامر رحمان ہے، عطا فرید صاحب ہیں، عاصم انیس ہے، عمر سلیم ہے، تو وہ ان کی صورت میں ان کو نظر آتی ہے ینگسٹر کو ایک چینج نظر آ رہی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ینگسٹر آئیں گے یہ ہمارے مسائل کو اس وقت کے حساب سے سمجھتے ہیں اور وہ اس کو آگے لے کر جو وہ چلیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت امید ہے کہ اس مرتبہ نہ صرف ہم جیتیں گے بلکہ بہت بڑی مارجن سے جیتیں گے. جی ناظرین، آپ نے شیخ علی اسلم صاحب کی گفتگو سنی. شیخ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنے گروپ کے حوالے سے اور بزنس مین پینل کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.